नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, और इसको जरा आप ग्राफ फॉर्म में बनाओगे अपने उसमें। सबसे ऊपर लिखिए बेसिक स्ट्रक्चर। लिख लिया? ठीक है, इसके दो पाए बनाइए। वन, फर्स्ट हो जाएगा सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर में हमने अभी पढ़ा था कि बिल्कुल सेपरेट रहना भी मुश्किल है। कभी कभी एक दूसरे को पावर यूज करनी पड़ती है। अभी आपको दो मैंने एग्जांपल बताए थे। तो सेपरेशन ऑफ पावर विद विद चेक एंड बैलेंसेस। यानी पावर तो हमने सेपरेट कर दी, लेकिन इसके ऊपर हम कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएंगे कि एक रूपता बनी रहे। उसका चेक वो कर ले, उसका चेक वो कर ले, कोई भी एक एक डिसीजन ना ले पावे। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में होता है, राष्ट्रपति है जी, राष्ट्रपति ने क्या करा, प्रधानमंत्री को हटाया, खुद गद्दी में बैठ गया, बिकॉज आर्मी उसके पास है, ही हैज ऑल द अथॉरिटी। बट इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं। इवन देन अकेला राष्ट्रपति हमारे यहाँ तख्ता पलट नहीं कर सकता। दिस इज ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, क्या, डॉक्ट्रिन, सेपरेशन ऑफ पावर विद चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, अब देखिए सेपरेशन ऑफ पावर कहां से आया ये डॉक्ट्रिन। अभी डॉक्ट्रिन होता है कंसेप्ट, किसने लाया, इसका इसके नाम है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू लाया ये सेपरेशन ऑफ पावर का फंडा, डॉक्ट्रिन। तो ये क्यों लाया, देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सेपरेशन ऑफ पावर तो किसी को पता नहीं थी पहले। तो पहले क्या लगा कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, एक ही आदमी सारी पावर्स यूज कर रहा है, उसके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, तो उसकी अपील नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। ठीक, वो डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन भी ले सकता है, वो किसी के प्रति बायस भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए क्या डॉक्ट्रिन लगाया गया, सेपरेशन ऑफ पावर का। तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्यों हुआ, ये रीजंस थे इसके, और ये मोंटेस्क्यू ने दिया है। ठीक, तो सेपरेशन ऑफ पावर आपको समझा दिया मैंने। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें जो है आपने पढ़ा होगा इसका केस, केशवानंद भारती केस, 73 का, 1973 का केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा डिफाइंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हमारे जो बेस हैं, हमारा वो चेंज नहीं हो सकता, ऊपर से हम कुछ भी चेंज, जो हमारी जड़ है। ठीक है, तो हमारे बेस क्या क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी गवर्नमेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है, आर्टिकल 368 में आपने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, नहीं कर सकती है, कर सकती है, नहीं कर सकती है, यही चल रहा था। याद आ गया? यस। तो इसी के लिए ये केशवानंद भारती का केस गया था, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि यस, अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एम्पावर किया है लेजिस्लेचर को कि वो इवन प्रियम्बल में भी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज ला सकती है। बट कितना चेंज, ऐसा चेंज नहीं कि मेरा बेस ही बदल दे, मेरा बेसिक ही बदल दे। बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर नहीं होना चाहिए। हाँ,
तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर के दो पार्ट बताए इन्होंने। ये आपके याद रहना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पूरा काम आएगा आपके। तो पहला पार्ट क्या है? सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई सीधी सी बात है, हर आदमी के ऊपर कानून लागू होगा। कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो राष्ट्रपति जी है, चाहे वो गवर्नर साहब है, कोई भी है। कब कहेंगे हम? रूल ऑफ लॉ है, सेपरेट सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ है। कैसा लॉ है? बेस लॉ है। ओके, तो बेस लॉ है, इसके अगेंस्ट कोई एक्ट बनाएंगे और वो इसके बाहर होगा एम्बिट से, तो वो क्या होगा? नल एंड वॉइड हो जाएगा। सो बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, इसका राज चलेगा। तो जब हम कहते हैं हमारे देश में कानून का राज है, कानून का राज का क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जो कानूनन कोई गलत काम करेगा, कानून उसको सजा देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कानून का राज है। समझ में आ गया बात? तो सेपरेशन ऑफ पावर तो मैंने तुम्हें बता दी, क्लियर हो गया था बिल्कुल। अब मैं आपको रूल ऑफ लॉ बता देता हूँ, ठीक है? इसको पढ़ोगे ना सेपरेशन ऑफ पावर में, इसकी क्या कमियां हैं, क्या फायदे हैं। तो हाँ, आज की डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है। पूरी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर पे आधारित है। जो ये डॉक्ट्रिन दिया गया था मोंटेस्क्यू के द्वारा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई पड़ता है, एप्लीकेबल हुआ है, 100% एप्लीकेबल हुआ है, बट विथ सम सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक, अब हम कहने लगे जी जो इसने थ्योरी दी है मोंटेस्क्यू ने, इसके क्या फायदे क्या नुकसान। ठीक, इसके फायदे फायदे हैं सारे, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, चल रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पा रहा, जिस वजह से ये थ्योरी आई वो सारी चीजें इसमें लिख दो। ठीक, अब इसके डिमेरिट्स क्या है इस थ्योरी के? डिमेरिट्स इनफैक्ट डिमेरिट्स है नहीं, तो डिमेरिट्स तो जबरदस्ती है, ये क्लियर नहीं है जी, ऐसा संभव नहीं हो सकता, सेपरेशन हर जगह नहीं किया जा सकता, कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब वही बेफजूल का आधा ग्लास खाली है। बेफिजूल का मतलब बिना बात हमें क्रिटिसाइज करना, बिना बात। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो गया सेपरेशन ऑफ पावर का। अब मैं तुम्हारे को रूल ऑफ लॉ बता देता हूँ, ठीक है? तो बेसिक स्ट्रक्चर के दो पाए बनाए हमने। पहला पाया क्या था? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून सर्वोपरि है। और दूसरा पाया क्या बनाया हमने? सेपरेशन ऑफ पावर। यानी ये दोनों बेसिक पिलर हैं हमारे। ठीक, अब चलो जी, अब आते हैं रूल ऑफ लॉ पे। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान सुपर है, यही रूल ऑफ लॉ है। अब हम क्या कब कहेंगे? अब देखिएगा, अब सरकार में लोग कहते रहते हैं जी कानून सही चल रहा है, कानून सही चल रहा है। अब जो विपक्ष वाले लोग हैं कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, ये है जी, यहाँ तो जंगल राज है जी, कानून का राज नहीं है जी। नहीं समझे बात? इस तरह से बात करते हैं विपक्ष वाले। अब मतलब क्या हो उसका? भाई मेरे, कॉन्स्टिट्यूशन को याद करो, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक बेसिक वो याद करो, आर्टिकल्स याद करो। रूल ऑफ लॉ कब होगा? नंबर एक, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है, सबके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मैं याद करने की तरीका बता रहा हूं तुम्हें। नंबर एक, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है किसी भी अमेंडमेंट का। यस सर। आर्टिकल आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ लॉ, लॉ के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, और लॉ सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर ट्रीटमेंट करेगा, इक्वलिटी का आ गया। उसके बाद में क्या है हमारा? ये हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? फ्रीडम, फ्रीडम कर दो जी। ठीक, उसके बाद में प्रियम्बल में भी तीन चार चीज दी थी। इंटेग्रिटी, अगर कोई भी काम हमारी इंटेग्रिटी को चैलेंज करता है तो वो जो है, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ का वोलेशन हो रहा है, हमारी इंटेग्रिटी रहनी चाहिए। लिबर्टी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिबर्टी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी। नहीं समझे बात? तो ये कर दो सारे, समझ में आगे तुम्हारे? तो जो ये मेन मेन आर्टिकल्स हैं सारे कर दो। नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये सब क्या है? ये रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ में क्या क्या आता है? लॉ एंड ऑर्डर,
कि कानून व्यवस्था सही चल रही है, कोई किसी को गोली नहीं मार रहा है? दूसरा, फिक्स्ड रूल्स, रूल्स जो है हमारे फिक्स हैं, संविधान से है, सब फिक्स है, कानून फिक्स है हमारे, ठीक है जी। डिस्क्रिशन नहीं है, लॉ प्रोसेस फेयर है, यानी फेयर ट्रायल बोलते हैं उसको। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जा रहा है। जुडिशियल रिव्यू होता है, और बस सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा ही रहेगा। बहुते कानून है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बाहर कोई चीज नहीं रहेगी। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने पॉइंट हो गए तुम्हारे? इन सब पॉइंट्स में रूल ऑफ लॉ को डिफाइन कर दोगे, ये सब हमारे यहाँ हो रहा है, तो वी कैन से रूल ऑफ लॉ है। हमारा देश रूल ऑफ लॉ से चल रहा है। अगर हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो हम कहेंगे रूल ऑफ लॉ नहीं है, फिक्स रूल्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है जी फिर ये। उसके बाद में डिस्क्रिशनरी काम नहीं है, मतलब कोई आदमी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। अगर हम किसी के पास को केस लेके जा रहे हैं तो एविडेंसेस हैं, ये नहीं कि वो जो चाहे वो कर दे अपने डिस्क्रिशन से, जैसे राजा कोई भी डिसीजन ले ले, मैंने ले लिया, बात खत्म, ऐसा नहीं होगा। फेयर, फेयर का मतलब क्या है कि उसको जो है प्रॉपर प्रोसेस है उसका, उसकी बात सुननी होता है, उसे पेनलाइज कर दिया, ठीक है। नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है, ये इस पे एक क्वेश्चन पूरा बनेगा आगे, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। नेचुरल जस्टिस का मतलब फेयरनेस, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बता ही दिया, और एक और था सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहला भी लिख सकते हो। तो रूल ऑफ लॉ भी समझ में आ गया अभी तुम्हें, अब इन सबको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो देखो ध्यान करना, बेसिक स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में आना तो बेहद जरूरी है, यहाँ भी पूछ सकता है। जैसे रिट्स हैं, 5 तरह के रिट्स हैं, हमने रिट्स पढ़ी थी, ठीक है, तो आईपीसी में पढ़ी होंगी हमने, ठीक है। तो 5 तरह की रिट्स यहाँ भी है, और वो आएंगी एग्जाम में आपके। 5 रिट्स में से 1-2 रिट्स आएंगी ही आएंगी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, ठीक है। तो आपको क्या याद दिला रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि ये हमारा बेसिक है, बेसिक पिलर है हमारे, ये चेंज नहीं हो सकते। जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग हमारी 4 पिलर पर खड़ी हुई है, अगर हम एक पिलर को भी निकाल देंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये हुआ, हम नींव नहीं खोद सकते अपनी, और वो बेसिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आती है। अगर इस तरह से सब कुछ चल रहा है तो हम कहेंगे हमारे देश में रूल ऑफ, ठीक है। एनी क्वेश्चन मानसी? नो सर, ऑल क्लियर। कुछ और पूछना हो? इसमें सर एक बुक में सर एक कोई कोर्ट केस दे रखा है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस हाँ, राज। यस यस यस, ये भी बता देता हूँ मैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर में दिया है उसने, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण सिंह 1975। जी सर। हाँ, तो इसमें भी क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो इसमें। इसमें क्या हुआ था, जो मैडम इंदिरा गांधी थी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने रायबरेली का चुनाव कुछ गड़बड़ करके जीता था, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी वहां पे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। तो उसमें भी कहा था कि जो चुनाव जीता गया है अनफेयर मीन्स से जीता गया, फेयरनेस के साथ नहीं जीता गया। तो अनफेयर मीन्स से जीता है, तो फेयरनेस ऊपर बताई थी मैंने आपको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फेयरनेस प्रोसेस। तो फेयरनेस के साथ उनको क्या किया, उसको सेटिसाइड कर दिया, उसको चुनाव रद्द कर दिया, ठीक है। तो ये 2 केस हैं तुम्हारे, और बताओ भाई। बस। भावना क्लियर हो गया सब? यस सर। कोई कोई पूछना है और? नो सर। कुछ नहीं, चलो ठीक है फिर, क्लास आज के लिए बस इतना ही।